हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट द स्मार्ट वे एजुकेशन बाय पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एडुटेरिया अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स के 800 प्रश्नों की श्रृंखला का छठा सेट लेकर आया हूं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? टी रविशंकर को। आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है इसके अंदर एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो अभी गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इसके अलावा मैंने क्या बताया? 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर का भी नाम आप याद रखेंगे। पहला है दोस्तों महेश कुमार जैन। दूसरा है दोस्तों माइकल पात्रा। तीसरा है दोस्तों एम राजेश्वर राव। और चौथे बन गए कौन? टी रविशंकर। ये किसके जगह पे आए दोस्तों? ये आए बी पी कानूनगो की जगह पर। बी पी कानूनगो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, इन्हीं के जगह पर आए हैं टी रविशंकर। थोड़ा सा और जान लीजिए आरबीआई के बारे में दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? टी रविशंकर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत तथा यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? किस देश के द्वारा की गई दोस्तों? पुर्तगाल के द्वारा की गई। बात यहाँ है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ क्या होता है दोस्तों? तो यूरोपीय संघ जो है यूरोप महादेश के 27 देशों का एक संघ है, उसी को यूरोपीय संघ बोलते हैं। पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन जब से बाहर निकल गया है, अब इसमें जो है देशों की संख्या हो गई कुल 27। तो यूरोप महादेश के 27 देशों के संघ को मिलाकर यूरोपीय संघ बनाया गया है। और यूरोपीय संघ और भारत के नेताओं के बीच वर्चुअल रूप से एक बैठक हुई। उसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई दोस्तों? पुर्तगाल के द्वारा की गई। आइए मैं ऑप्शन में जितने भी देश के नाम दिए गए हैं उनकी राजधानी पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड। इटली की राजधानी है रोम। रोम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है दोस्तों। आइए देखते हैं। एक तो है दोस्तों इटली के रोम में FAO का मुख्यालय है, और दूसरा WFP का मुख्यालय। क्या होता है ये? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है दोस्तों। और साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय इटली के रोम में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि FRIMS का शुभारंभ किया? असम ने ऐसा किया है दोस्तों। क्या है यह फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट? देखिए यहाँ पे फ्लड है। फ्लड मतलब बाढ़। तो असम में बराबर बाढ़ आता रहता है दोस्तों। अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण बहुत सारे जान माल की क्षति हो जाती है। इसी से बचने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS असम की सरकार के द्वारा लाया गया, जो कि रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। यह क्या करेगा? बाढ़ आने से इतना समय पहले तो सूचित कर दिया जाएगा वहाँ के नागरिकों को कि मतलब बाढ़ आने वाला है और आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाइए, ताकि जान माल की क्षति कम हो सके। दोस्तों ऑप्शन में आया है असम। आइए असम के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर हैं दोस्तों जगदीश मुखी। ये 3 बात याद हो गया। असम के बारे में और भी कुछ बताता हूँ दोस्तों। असम में कुछ योजनाएं चल रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। परीक्षा में आते रहते हैं, 4-5 बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए, पहला तो है दोस्तों प्रज्ञान भारती। क्या है दोस्तों? प्रज्ञान भारती। दूसरा है भाषा गौरव। तीसरा है दोस्तों भ्रमण सारथी। और चौथा है दोस्तों स्वयं योजना।
ठीक है दोस्तों, स्वयं योजना जो है यह स्वामी विवेकानंद के नाम पर बनाया गया योजना है। एक दो और बता देता हूँ आपको दोस्तों। एक चीज़ और याद रखेंगे, असम में एक ही रामसर साइट है, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है दीपोर बिल। क्या नाम है दोस्तों? दीपोर बिल, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ला पेरोज जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? इसका आयोजन जो है दोस्तों फ्रांस ने किया, ठीक है। अब बात यह उठता है, यह क्या है? ला पेरोज एक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। किस देश ने किया? तो फ्रांस ने किया। जिसमें किस देश ने भाग लिया? क्वाड देश। अब एक टर्म आया क्वाड देश। क्या होता है क्वाड देश? क्वाड मतलब होता है चार, देश मतलब कंट्री, तो चार कंट्रियों के समूह को क्वाड देश बोलेंगे। आखिर इस क्वाड में है कौन कौन? तो आइए बताता हूँ। पहला तो है दोस्तों अमेरिका, दूसरा है इंडिया, तीसरा है दोस्तों जापान, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। ये चार देशों को मिलाकर क्वाड बोलते हैं। और क्वाड ने क्या किया है? ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास में आयोजन में भाग लिया, जो कि फ्रांस के द्वारा किया गया। आइए आप सबकी राजधानी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मालदीव की राजधानी दोस्तों माले, रूस की राजधानी मॉस्को, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? राजस्थान में स्थापित किया गया। तो कृषि आधारित पहला सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया, याद रखेंगे। राजस्थान से दो तीन बात बताता हूँ। राजस्थान के सीएम हैं दोस्तों अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और यहाँ की राजधानी तो जयपुर पता ही है आपको, कैपिटल जयपुर है दोस्तों, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही है, एक दो योजना का नाम जान लीजिए आप। एक तो चल रहा है दोस्तों एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। दूसरा योजना के बारे में बताता हूँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तीसरा योजना है दोस्तों घर घर औषधि योजना। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? कैच द रेन की अभियान की शुरुआत की गई। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है जी। और इस बार का जो 2021 वाला विश्व जल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों? वैल्यूइंग वाटर, ठीक है दोस्तों, इतना बात याद रखेंगे। और उसी अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाएगा जिसका नाम रखा गया कैच द रेन, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था, क्या थीम था? तो आई एम एंड आई विल। पहले तो यह पता होना चाहिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष के 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 2019, 2020 तथा 2021 तीनों वर्ष के लिए एक ही थीम निर्धारित की गई, जो कि आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूं और मैं रहूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जो भी एग्जाम के रिलेवेंट फैक्ट हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आप पीडीएफ निकाल के इस पीडीएफ पे नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया दोस्तों? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जबकि यहाँ के सीएम बन गए हैं पुष्कर धामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है दोस्तों? तो बहरीन के साथ समझौता किया है हमारे भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादित करना है, ठीक है। और इसी के लिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने समझौता किया है बहरीन के साथ।
और अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तीसरा है। ओके, आइए ऑप्शन में आए हुए जो देश हैं उनकी राजधानी पे एक बार नज़र डालते हैं। कुवैत की राजधानी है दोस्तों कुवैत सिटी, कतर की राजधानी है दोहा, बहरीन की राजधानी है मनामा और यूएई की राजधानी है दोस्तों आबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए जो है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका जी को प्रदान किया गया। लेकिन इस प्रश्न से आपको 3-4 फैक्ट और भी याद होने चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कुल 20 भाषाओं में दिया गया। अब 20 भाषा का तो टोटल याद करना मुश्किल है, तो 3-4 आप याद रखेंगे। मेनली 2 तो याद रखना ही है आपको दोस्तों, और एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए है और एक अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका जी को मिला। इनकी कौन सी रचना? इनकी एक कविता है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या नाम है दोस्तों? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हिंदी भाषा का हो गया। अब अंग्रेजी का बताता हूं दोस्तों। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। इनकी रचना है दोस्तों, इनका भी एक पोएम है जिनका नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। ठीक है दोस्तों, अब बात उठता है कि और हमें याद करना चाहिए या नहीं याद करना चाहिए। तो 2 और सुन लीजिए। मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को मिला है, जबकि उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को मिला है। अब ये बात मैं आपको क्यों बताया, तो आपको बताता हूँ। देखिए फिर से, अनामिका कमलकांत झा जिसको मैथिली भाषा के लिए मिला है, तथा हुसैन उल हक जिसको कि उर्दू भाषा का मिला, इन तीनों का संबंध बिहार से है, इसलिए मैंने आपको बताया। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या मैंने बताया। हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है दोस्तों? अनामिका को। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को मिला है। वहीं उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को मिला है। हुसैन उल हक, कमलकांत झा तथा अनामिका तीनों के तीनों बिहार से हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह परियोजना किस नदी पर थी? या नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे यह होगा। यह परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो परियोजना है दोस्तों, यह धौली गंगा नदी पर निर्मित है। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने से वहाँ पे 2 नदी है, एक ऋषि गंगा एक धौली गंगा। इन दोनों नदियों में इतना पानी आ गया कि इनके ऊपर 2 प्रोजेक्ट, यानी एक ऋषि गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट था, एक धौली गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट था। तो ऋषि गंगा वाला प्रोजेक्ट इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ऋषि गंगा पर जो प्रोजेक्ट था दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का ही नाम था ऋषि गंगा विद्युत परियोजना। तो ऋषि गंगा लगा हुआ था, इसका मतलब ऋषि गंगा पे होगा, तो वो तो एग्जाम में आ नहीं सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो ये तपोवन वाला पूछा जाएगा। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर थी? तो यह धौली गंगा नदी पर थी। याद रखेंगे दोस्तों, धौली गंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने लिया है दोस्तों। यह आयुष्मान भारत योजना, इसी को हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2018 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है यह योजना? दोस्तों ये जो है ना, 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है इस योजना के तहत, और इसी के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इस प्रश्न से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन, मैं बताता हूँ। ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आखिर जारी किसने किया, पता है आपको? चलिए मैं बताता हूँ। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो यह जो जारी किया गया दोस्तों, 2 फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। एक तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी करता हो गया, पता चल गया। अब बात है टॉप पर कौन है। तो दोस्तों टॉप पर है सिंगापुर। ठीक है, अपना भारत का स्थान है 121वां,
और सबसे लास्ट में जो है दोस्तों वह है उत्तरी कोरिया। कौन है दोस्तों? उत्तरी कोरिया। 4 प्रश्न मैंने बताया, जारी कौन किया, टॉप पर कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है और लास्ट में कौन है। लास्ट वाला याद रहे या न रहे चलेगा, लेकिन टॉप वाला याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, जारी करता याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें जो है दोस्तों वह है आपको नॉर्वे की। कहाँ की है? नॉर्वे की। और वहीं अगर आपको बताए दुनिया में सबसे खतरनाक सड़क जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो है साउथ अफ्रीका की। इसी रिपोर्ट में वो भी बात बताया गया कि साउथ अफ्रीका की जो सड़कें हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, जबकि सबसे अच्छी सड़कें नॉर्वे के। आइए ऑप्शन में आए हुए कंट्री की राजधानी देख लेते हैं एक बार। कनाडा की राजधानी है ओटावा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, 2-3 बार आ चुका है। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको सेट डिस्कशन में मज़ा आ रहा होगा। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कि 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम है दोस्तों ममता बनर्जी। और यह किस पार्टी से है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्यटन मंत्री आया, देखिए पर्यटन मंत्रालय आया। तो पर्यटन मंत्रालय के जो पर्यटन मंत्री हैं दोस्तों जी किशन रेड्डी हैं, जबकि पहले पर्यटन मंत्री कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न को जानने से पहले आपको 2-3 बात पता होना चाहिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और अस्थायी सदस्य नाम से ही अस्थायी, इनका कार्यकाल परमानेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 आखिर अस्थायी सदस्य कौन कौन है आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा दोस्तों ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और 5वां है दोस्तों चाइना। ठीक है, ये 5 सदस्य जो है ये तो फिक्स हैं, हमेशा रहेंगे, परमानेंट सदस्य हैं। अब बात उठता है कि अस्थायी सदस्य कौन होते हैं। तो अस्थायी सदस्य आपको मैंने बताया प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है दोस्तों 5-5 सदस्य को रिप्लेस किया जाता है। उसी के जगह पे भारत को मेंबरशिप मिला इस बार, और यह जो भारत को मेंबरशिप मिला यह 8वां बार। इससे पहले वो भारत 7 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है और यह 8वां बार था। भारत के साथ कुछ और देशों को भी सदस्यता मिली। आइए देखते हैं, अब प्रश्न को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है बोल रहा है दोस्तों। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, बिल्कुल सही। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों कथन सही हैं दोस्तों। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया देश जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नहीं दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यह घोषणा किया कि वह अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्दों के बदलाव करेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कैनबरा। जापान की राजधानी है टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। और ब्रिटेन की राजधानी जो है दोस्तों वह है लंदन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज ऐसा की है। ठीक है दोस्तों, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बना दी हैं और ऐसा करने वाली वह प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शेफाली वर्मा ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। शेफाली वर्मा के बारे में पिछला सेट में मैंने आपको बताया था कि शेफाली वर्मा जो है दोस्तों सबसे कम उम्र में
अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला बनी है मात्र 15 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा और राजधानी ईटानगर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? किस राज्य में की गई? मध्य प्रदेश में। नाइट सफारी क्या होती है दोस्तों? जब हम लोग कहीं राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ दिन में जाने की अनुमति होती है, लेकिन रात में जाने की अनुमति तो होती नहीं है। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि रात में जानवर किधर से अटैक कर देगा, ऊपर आपके ऊपर जान माल का खतरा हो सकता है, इसीलिए रात में जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करते हुए नाइट सफारी की शुरुआत की अनुमति दे दी। ठीक है, नाइट सफारी की शुरुआत की है। तो वह 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन है दोस्तों? एक तो है कान्हा, दूसरा है दोस्तों पेंच, तीसरा है बांधवगढ़। याद रखेंगे। आइए दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुछ योजना के बारे में आपको पता है, ज़रूर पता होगा, एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए। चलिए, एक तो अभियान है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, दूसरा है रोको टोको अभियान, तीसरा है दोस्तों सांस अभियान SAANS सांस अभियान, चौथा है दोस्तों पंख अभियान, पांचवा जो है लॉन्च पैड स्कीम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल फिलहाल में शुरू किया है, और छठा एक मिशन और है जिसका नाम है मिशन ग्रामोदय, यह भी मध्य प्रदेश की ही योजना है। इसके अतिरिक्त एक दो और याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया है। इतने सारे याद रखेंगे, 5-7 मैं बताया हूँ। आगे इसी सेट में 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आइए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल से कुछ याद आया दोस्तों? भोपाल में 29वां हुनर हाट का आयोजन भोपाल में होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के हाल फिलहाल आपको हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ इस प्रश्न से सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया दोस्तों, एस्टेटो लॉन्च कंपनी ने। याद रखेंगे, वन लाइनर है। खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर में प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों। जम्मू कश्मीर टोटल 34 पदक जीता और 34 मेडल में 11 तो स्वर्ण पदक था। इसी के साथ शीर्ष तालिका पर प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। बात यह है कि आखिर यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग। जब खेलो इंडिया से क्वेश्चन आया है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बताऊंगा। कौन कौन? एक है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण होने वाला कहाँ पर? कर्नाटक में, उस दिन भी बताया मैंने। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है दोस्तों, इसका चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने यह खिताब जीत लिया। देखिए दोस्तों, यह खिलाड़ी जो है ये जापान की है। ठीक है, पहला बात। और इसी मैच में यानी कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष का जो खिताब है वो किसने जीता है दोस्तों? एक मलेशिया का खिलाड़ी है जिसका नाम है ली जिया। लिख दिया मैंने, याद रखेंगे दोस्तों। और एक बात, जापान का जब जिक्र हुआ है तो एक और नाम है खिलाड़ी का जापान का, जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोनों नाम मिलता जुलता है। दोनों खिलाड़ी जापान की हैं और वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हैं। एक है नोजोमी ओकुहारा, तो यह खिलाड़ी जो है बैडमिंटन की है दोस्तों, जबकि नाओमी ओसाका जो है दोस्तों यह क्या खेलती है? टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ग्रैंड स्लैम का जो पहला वाला ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब यही जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने अपने नाम किया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो आज लगता है लंबा तो होगा, लेकिन डिस्कशन भी तो अच्छा हो रहा है, आनंद लीजिए डिस्कशन का। चलिए, और यूट्यूब के किसी और चैनल से भी कंपेयर करके देखिए। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? अभी अभी बताए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यह पोर्टल जो है दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया दोस्तों? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर जी ने लक्षद्वीप में किया। कहाँ किया? लक्षद्वीप में। आइए चारों यूनियन टेरिटरी की आपको राजधानी बताता हूँ। लद्दाख की राजधानी है दोस्तों लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया है? नर्मदापुरम। मैंने बताया 22 नंबर क्वेश्चन में, डिस्कशन जाके सुनेंगे फिर से आप। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? किसने निर्णय लिया दोस्तों? अमेरिका। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी बाहर होने की घोषणा किया और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर होने का घोषणा किया, और बाहर हो भी गए। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो जो बाइडेन ने फिर से घोषणा किया कि नहीं, हम बाहर नहीं होंगे, रहेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी शामिल होंगे और पेरिस जलवायु समझौते में भी शामिल रहेंगे। आइए दोस्तों बता दूं आपको, पेरिस जलवायु समझौता जो है यह 2015 में शुरू किया गया हुआ। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में हुआ, और इसका जो हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है कभी कभी, इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एक बात और बता दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स सेल। चलिए, तो UNHRC का मुख्यालय जेनेवा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? तो डेनमार्क ने की है दोस्तों। डेनमार्क ने कहा कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का हम निर्माण करेंगे। आइए ऑप्शन में आए हुए सारे कंट्री की राजधानी को देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहले भी आया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। कहाँ है? बर्न, याद रखेंगे। आइसलैंड की राजधानी थोड़ा सा अल्टर है, लेकिन याद रखेंगे, नाम है रिकजेविक। मैं लिख देता हूँ, रिकजेविक, याद रखेंगे दोस्तों, रिकजेविक यहाँ की राजधानी है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसने किया घोषित? विश्व पर्यटन संगठन ने। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में हुई, जबकि इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है दोस्तों? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, याद रखेंगे मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो नासा द्वारा किसे कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। भव्यालाल को बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा का कार्यकारी प्रमुख कोई भारतीय मूल के व्यक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भव्यालाल। दोस्तों ये नासा क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो अब बात उठता है नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, जब नासा से प्रश्न आया है तो एक बात तो आपको पक्का बताऊंगा। देखिए दोस्तों, नासा एक मिशन करने जा रहा है, और वह मिशन चंद्रमा पर होने वाला मिशन है, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। यह क्यों खास है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर आज तक कोई भी महिला नहीं गई है। तो यह पहला ऐसा मिशन है जिसके तहत किसी महिला को पहली बार चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जिस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन, और यह नासा करने जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? रूस ने किया है दोस्तों। किसने किया है? रूस ने। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों?
CNSA, और चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों जाक्सा, JAXA, जाक्सा, और जापान की राजधानी तो टोक्यो आपको पता ही है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNES। देखिए चाइना में CNSA है और जब फ्रांस में है CNES। यह जो है दोस्तों एक बार बीपीएससी में 2-3 साल पहले कोई प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको सारे याद। रूस की तो मैंने रोसकॉस्मोस बताया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है दोस्तों, वह दक्षिणी कोरिया के द्वारा की गई है। दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में आए हुए सारे कंट्री की राजधानी पर चर्चा कर। चीन की राजधानी बीजिंग, मैंने पहले भी बताया। जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल याद रखेंगे दोस्तों, सियोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी है एक, ऑक्सीलो कार्बन वेंचर, क्या नाम है दोस्तों? ऑक्सीलो कार्बन वेंचर। तो कहता किस भारतीय कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राप्त की है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं और अभी हाल ही में हरून ग्लोबल ने अमीरों की लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी एशिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि एशिया में सबसे पहले अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों? झोंग सांसान है, ठीक है, जो चाइना के हैं, झोंग सांसान, ठीक है। तो एशिया में तो दूसरे अमीर हो गए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर मुकेश अंबानी जो है वो 8वें नंबर के सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया। विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो किस भाषा के थे दोस्तों? मलयालम। तो मलयालम भाषा के कवि थे विष्णु नारायण नबुंदरी, जिनका निधन हो गया। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2014 की बात है दोस्तों, जब इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। और आपको बता दूं, ये मलयालम भाषा जो है केरला में बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन में आए हुए चारों कहीं ना कहीं की भाषा है, मैं आपको बता दूं। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में बोली जाती है, जबकि कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। अगर एक बात ध्यान देंगे आप, इस विकल्प में चारों जो विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, इसमें 2 भाषा और जोड़ दे तो भारत की टोटल शास्त्रीय भाषा का लिस्ट आपको तैयार हो जाएगा। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। एक तो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, एक संस्कृत आ जाता है दोस्तों, संस्कृत, और एक आ जाता है ओडिसी, ठीक है, संस्कृत और ओडिसी, कुल मिला के 4 + 2 6 हो गया। और हमारा जो संविधान है दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन एक अनुच्छेद और आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 350 का क या 350 का इसी को ए बोलते हैं, जिसके तहत यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है वो का माध्यम, ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 22 में जब मध्य प्रदेश बता रहे थे वहाँ इसका भी जिक्र किया दोस्तों, देख लेंगे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो किस देश ने जीता? डेनमार्क ने जीता, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ब्राजील की राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया, और ये हराया किसको दोस्तों? ये जो मिस्र में आयोजित डेनमार्क ने जीता, हराया था स्वीडन को, ठीक है, स्वीडन को हराया। ब्राजील की राजधानी आपको बता दिए, स्वीडन की राजधानी तो स्टॉकहोम है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न पहले भी आ चुका है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है दोस्तों, टीकाकरण के विस्तार से है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण जो आया है दोस्तों, ठीक है, ये 3.0 का मतलब है तीसरा चरण, ठीक है, टीके का तीसरा चरण। तो यह तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के विस्तार से संबंधित है। तो इस बार जो है इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। चलिए याद रखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? इस प्रश्न को ऐसे नहीं, ऐसे याद रखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास आयोजन किया? फ्रांस ने किया। एक प्रश्न यह हुआ। दूसरा प्रश्न, फ्रांस के द्वारा जो पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम है एस्टर एक्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, एस्टर एक्स। ओके, चलिए विकल्प में आए हुए सभी देशों की राजधानी देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन की राजधानी है दोस्तों लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इस प्रश्न को जानने के लिए देखिए बार बार ये इथेनॉल 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 क्वेश्चन आता होगा। कहीं आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता है, कहीं बिहार हो जाता है, कहीं महाराष्ट्र हो जाता है, आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए मैं इस क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन आपको बताता हूँ। कम समय में मैं आपको बताता हूँ आखिर ये है क्या इथेनॉल इथेनॉल, बार बार प्रश्न में आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखिए दोस्तों, इथेनॉल पॉलिसी क्या है? तो जो इथेनॉल है उसको हम लोग पेट्रोल में मिक्स करते हैं, क्योंकि यह एक क्लीन फ्यूल है जिससे पेट्रोल की खपत कम होती है। और हमारा टारगेट यह है कि हम लगभग 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करें। और इथेनॉल पॉलिसी यह कहती है कि आप इथेनॉल को मक्के या गन्ने के निकाले हुए रस के बाद जो बचे हुए भाग होते हैं या टूटा हुआ चावल या सड़े हुए अनाज से बना सकते हैं। ठीक है, यही है इथेनॉल पॉलिसी। अब बात यह उठता है दोस्तों, इस इथेनॉल पॉलिसी से अभी तक 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। पहला प्रश्न यह है, क्या बताया मैंने? इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के अंदर सबसे पहला इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न यह हुआ, देश के अंदर सबसे पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? छत्तीसगढ़। और तीसरा प्रश्न यह है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जिन्होंने पहली बार गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ गैस से इथेनॉल बनाया जाएगा, इसकी घोषणा महाराष्ट्र की सरकार ने की है। आशा करते हैं आज के बाद इथेनॉल वाले क्वेश्चन से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान शुरू किया गया है? कोविड फतह अभियान जो है दोस्तों पंजाब की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो या पंजाब से क्या क्या याद रखना है दोस्तों? पंजाब के सीएम याद रखने हैं अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर, और यहाँ पे पंजाबी और सिंधी भाषा बोली जाती है। पंजाब में ऐसे 6 रामसर साइट हैं, लेकिन अभी अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन 1-2 आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण। एक तो हरिके झील है, दूसरा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, तीसरा नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है। 3 मैंने इस वीडियो में बता दिया, 3 अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश में रामसर साइट की संख्या बढ़कर, ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण स्थान की संख्या बढ़कर 42 से 46 हो गई है। 46 क्यों हो गई? क्योंकि गुजरात के 2 और हरियाणा के 2 स्थल को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड ने समझौता किया है स्पेस एक्स के साथ। इसके मालिक हैं एलन मस्क जो कि अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य के सरकार के द्वारा की गई दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ एक योजना चल रही है, एक ही योजना अभी बताता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा नहीं तो वीडियो आप देखेंगे नहीं। उनका नाम है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। याद रखेंगे दोस्तों, हाल ही में चलाया गया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। यह प्रश्न आपके माइंड से बाहर हो जाएगा, इसलिए इसका डिस्कशन थोड़ा सा करवाना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए यह एक परियोजना है, ठीक है, जिसका नाम है ग्लो लीटर पार्टनरशिप परियोजना, जिसका संबंध है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। होता क्या है, हम लोग जो कचरा फैलाते हैं यह नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में जाने के बाद समुद्र की मछलियाँ, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, वहाँ पर समुद्री पानी इतना प्रदूषित हो जाता है वो सब मर जाते हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए 2 संगठन, एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसका मुख्यालय है लंदन में,
और दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। इन दोनों के द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया गया, उसी को बोलते हैं ग्लो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? डेटा है, इसको याद रखेंगे कि कृषिगत साख के लिए जो है 2021-22 के बजट में 16.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इस प्रश्न को जानने से पहले एक बात जानना है आपको कि 2015-16 की बात है, जब ये बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा थी वो 26% थी, ठीक है, 2015 से पहले। तो 2015-16 में बढ़ाकर इसको 26 से कर दिया गया 49, जो कि अभी तक था। और अब जो है 49 से बढ़ाकर कर दिया गया दोस्तों 74%, ठीक है। तो पहले कितना था 2015-16 में? 26 से बढ़ाकर 49 किया गया, और अब 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वीडियो लंबा हो गया, मैं जानता हूँ, लेकिन डिस्कशन भी अच्छा करवाए हैं, इसलिए बार बार देखिए, याद होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्या दिक्कत है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020 और 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम जो था दोस्तों, सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड। ये गलत है दोस्तों, यहाँ लाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेविंग। मैं लिख देता हूँ, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है दोस्तों। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड जो आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी, और इसका हिंदी होता है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाकर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।